हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर क्या चीज़ है, फूड को किस चीज़ से प्रिजर्व करना है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे भी उनको फेवरेबल कंडीशंस नज़र आती हैं, जहाँ पर भी उनको फूड मिलेगा, टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल मॉइस्चर मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इजीली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ उनको ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजीली वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फूड होता है हमारा उसके ऊपर ईजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फूड है, कोई सपोज़ कोई फ्रूट ही है, उसको अगर आपने बाहर ही ऐसे ही रख दिया टेबल पे, तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो वो ख़राब कैसे हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम थोड़े टाइम के लिए तो अपने फूड को बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला मेथड है लो टेम्परेचर स्टोरेज। ठीक है, लो टेम्परेचर स्टोरेज, इसका मतलब इस लो टेम्परेचर स्टोरेज पे अगर आप फूड को फ्रिज में, सब फूड रखते हैं, ठीक है, जो भी खाना बनता है फ्रिज में रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्यों रखा जाता है फ्रिज में? ठीक है, लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ तो नहीं हो सकती, उनको मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी एक्टिविटी को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, तो या तो फ्रिज में रख दिया जाए या फिर आजकल बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होता है। ठीक है, वहाँ पर फूड को रख दिया जाता है ताकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि जब तक भी वो कोल्ड स्टोरेज में रहेगा तब तक हम उस टाइम पीरियड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी वहाँ पर सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लो टेम्परेचर पे फूड इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे फूड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब वो लो टेम्परेचर कितना होगा, -10 डिग्री टू -10 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर इस तरीके का मेंटेन करके, इतना लो टेम्परेचर में, माइनस में टेम्परेचर मेंटेन करके हम अपने फूड को थोड़े टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोल्ड लो टेम्परेचर स्टोरेज। तो कोई सा भी फूड हो, इवन कुक्ड फूड भी हम फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं, और मीट, फिश, एग्स, सब चीज़, हर चीज़ फ्रिज में रखी जाती है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो थोड़े टाइम के लिए सीज हो जाए। जब तक वो फ्रिज में रहेगा, लो टेम्परेचर में रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर मेथड है कैनिंग। ठीक है, कैनिंग से क्या पता चलता है, कैनिंग के अंदर क्या किया जाता है, फूड को पहले ट्रीट किया जाता है थोड़ा, और प्रोसेस्ड किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा ट्रीट किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर उसका उसको हीट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक सील पैक्ड एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रख दिया जाता है। ठीक है, आप मार्केट जाते हैं, आप कुछ कैन में कुछ सील टाइट पैक्ड अगर कुछ प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके ऊपर पीछे उसकी एक्सपायरी डेट या उसकी शेल्फ लाइफ लिखी रहती है। ठीक है, तो कि मतलब उसका ये होता है कि वो जो कैन में जो प्रोडक्ट है वो इतने टाइम तक इस कैन के अंदर प्रिजर्व रह सकता है। ठीक है, तो कैनिंग के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो
सील्ड इन अ, पहले क्या किया जाता है, फूड को पोजेस्ड करके ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में फूड को पोजेस्ट करके उसके अंदर रख दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ज़िंदगी भर के लिए संभाल के रख सकते हो कैन के अंदर, नहीं, उनकी कुछ शेल्फ लाइफ होती है, जैसे कि 1 to 5 ईयर्स तक में उनकी शेल्फ लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो तब तक उस प्रोडक्ट को जो कि कैन के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करके, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, फूड को ट्रीट किया जाता है पहले तो। £15 प्रेशर, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के लिए उसको वेपर में हीट किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वेपर्स में मतलब उसको स्टीम किया जाता है, फूड को स्टीम करने के बाद उसको कैन के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हीट किया है हमने, प्रेशर दिया है, तो यहाँ पर क्या है, हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन जो उसके स्पोर्स होंगे, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लो टेम्परेचर पे स्टोर करने से बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही थी, बैक्टीरिया की एक्टिविटी स्टॉप हो रही थी। लेकिन कैनिंग पे हमने पहले क्या किया है, उसको प्रेशर दिया, उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए प्रेशर में वेपर में हीट किया है। ठीक है, स्टीम दिया है उसको, तो जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है, और साथ में जो उसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स मतलब कि अगर एक तो मेच्योर जो बैक्टीरिया है वो, और जो उसके आने वाली स्पोर्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर्स होते हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देता है, ताकि आगे कोई चांस ही ना रहे उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा भी ना हो। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये करने के बाद फूड को पैक कर दिया जाता है कैंस के अंदर। उसके बाद अगला मेथड है यहाँ पर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट एंड कोल्ड मेथड जिसको कहते हैं पास्चराइजेशन। आप सब ने देखा होगा, घर में अगर दूध हम लेते हैं दूध वाले से, तो पहले क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, फिर उसको हीट करके ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर फूड को प्रिजर्व किया जाता है, उसी को कहते हैं पास्चराइजेशन। पहले हीट किया जाता है और फिर उसके बाद फूड को कोल्ड करके स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को डेवलप किया था लुइस पास्चर ने। इस मेथड को डेवलप किया था किसने, लुइस पास्चर ने। ठीक है, लुइस पास्चर ने इस मेथड को बनाया था, जिसके अंदर या तो मिल्क या कोई सा भी लिक्विड जो है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है हीट करके। पहले हीट किया जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस पे, पहले तो हीट किया जाता है, या तो 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाए। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाए, या फिर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर
उसको हीट किया जाए फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है, और फिर उसको कूल किया जाता है, ठीक है। ये करने के बाद फॉलोड बाय ठीक है, पूरी तरीके से हीट कर दिया, हीट करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हीट करने से बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हीट किया है और फिर उसको कोल्ड करके स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं, क्या क्या हैं, लो टेम्परेचर स्टोरेज, यानी कि यहाँ पर फूड की जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर डेथ नहीं हो रही है लेकिन उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो रही, ठीक है। तो फूड को स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पे, जैसे कि -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा है यहाँ पर कैनिंग, इसके अंदर फूड को पहले प्रोसेस्ड किया जाता है, यानी कि पहले उसको पकाया जाता है या उसको प्रिपेयर किया जाता है प्रॉपरली पहले, फिर उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है एयर टाइट कंटेनर में। जैसे कि फूड को पहले ट्रीट किया जाता है 15 पाउंड के प्रेशर 15 to 20 मिनट्स बाय वेपर्स एट 121 डिग्री सेल्सियस। थर्ड मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट को पास्चराइजेशन भी कहते हैं और इसको डेवलप किया है लुइस पास्चर ने। इस मेथड से हम लिक्विड या मिल्क को, मोस्ट कॉमनली जो हम हमारे घर में देखते हैं वो मिल्क को जो किया जाता है वो यही है, ठीक है। सारे हमें मेथड्स जो हैं वो घर में देखने को मिलेंगे हमारे खुद के किचन में, ठीक है। तो जैसे कि हीट एंड कोल्ड वाला, ये भी सब ने देखा है, रोज़ देखा है, दूध गर्म होता है पहले, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली ग्रो कर जाते हैं अगर उनको फेवरेबल टेम्परेचर या फेवरेबल मॉइस्चर मिल जाता है। तो मॉइस्चर कहाँ से आएगा, वाटर कंटेंट अगर वहाँ रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है इसके अंदर, वाटर का जो कोई सा भी मॉइस्चर हो वो हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, फूड को या तो सनलाइट में या एयर से किसी भी तरीके से उसको पहले ड्राई किया जाता है और उसके बाद स्टोर किया जाता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा घर में अगर कुछ भी चीज़ अगर स्टोर करनी है, ज़्यादातर जैसे कि जो उनको पहले धूप में सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो वो धूप में क्यों रखा जाता है उनको, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो धूप से, सनलाइट से वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा ताकि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सके, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगस कैन बी एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो जैसे कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स वगैरह है, पहले उनको ड्राई किया जाता है बाय हीट, एयर या सनलाइट। ठीक है, उनको मॉइस्चर, उनका कंटेंट जो है वो हटाया जाता है और येलोइंग ऑफ द फ्रूट जो होता है, यानी कि जो फल होता है अगर वो बाहर थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा तो वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो उसको वहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो फ्रूट है वो येलो कलर का ना हो, तो उस फूड को क्या किया जाता है, फ्रूट को थोड़ी देर के लिए एक सोल्यूशन में डिप करके निकाल दिया जाता है ताकि वो उसको येलोइंग होने से बचा ले, ठीक है। तो 0.5% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम
मेटा पोटेशियम मेटा बाय सल्फाइड के अंदर थोड़ी देर के लिए 0.5 सेकेंड के लिए डिप करके उस फ्रूट को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और ताकि जो फ्रूट है वो येलोइंग जो ऑफ द फ्रूट है वो बच जाए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि फूड के अंदर कुछ केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो यही एक केमिकल है। कौन कौन से केमिकल? पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एसिड हैं जिनकी वजह से अगर इन केमिकल्स को फूड में ऐड कर दिया जाए तो फूड को हम थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट करके बचा के प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड पढ़े हमने, डिहाइड्रेशन एंड केमिकल मेथड। डिहाइड्रेशन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को हटाना बहुत ज़रूरी है फूड के अंदर से, तो उसको कैसे हटाया जाता है? उसको ड्राई कर दिया जाता है हीट के थ्रू, एयर के थ्रू या सनलाइट के थ्रू, या फिर जो येलोइंग ऑफ द फ्रूट्स होती है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, उसको स्टॉप कर सकते हैं 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के अंदर उन फ्रूट्स को डिप करके। ठीक है, केमिकल मेथड्स के अंदर टू फूड को बचाने के लिए उसके अंदर केमिकल्स का एडिशन किया जाता है, और वो केमिकल्स कुछ ये हैं, पोटेशियम मेटाबिसल्फेट है, बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है एंड एसिटिक एसिड है। ठीक है, एक है प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट और एक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ठीक है, या तो कोई सोल्यूशन के अंदर आपने कभी देखा है पिकल, ठीक है, जो पिकल होता है उसमें हमेशा सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो सकती, बिल्कुल कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट डाला जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो शुगर है उसके अंदर भी कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन डाला जाता है, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट kills the microorganism, kills the microorganism।
ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन sugar kills the माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कैसे किल होता है? सॉल्ट का तो चलो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि खाने में जो सब्ज़ी जो हमारी बनती है उसमें अगर सॉल्ट ज़्यादा होता है, सॉल्ट डलता है, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रो नहीं होने देगा। ठीक है, शुगर के अंदर आपने सबने जेलीज़ देखी हैं, जैम्स देखे हैं, तो जेलीज़ और जैम्स क्या होते हैं? बिल्कुल कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन होता है उनके अंदर, तो वो चीज़ें भी प्रोटेक्टेड रह सकती हैं, प्रिजर्व रह सकती हैं थोड़े समय के लिए, ताकि क्योंकि उसके अंदर क्या है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द शुगर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सॉल्ट के अंदर भी एग्जाम्पल देखें तो लेमन को अगर सॉल्ट लगा के रख दिया जाता है तो वहाँ पर वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, और इसी तरीके से अगर जो मीट है, फिश है, इनके ऊपर भी सॉल्ट लगा के बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक किया जाता है। ठीक है, तो शुगर सोल्यूशन भी इसी तरीके से किया जाता है कि बिल्कुल कंसनट्रेटेड शुगर का सोल्यूशन से जो चीज़ें प्रिपेयर होती हैं उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा कम ग्रो करते हैं या ग्रो ही नहीं कर पाते थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, ऑयल एंड विनेगर से भी फूड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है ऑयल एंड विनेगर से भी। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ें, ऑयल अगर ऐड किया जाएगा या विनेगर ऐड किया जाएगा तो फूड जो है वो प्रिजर्व रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम लेंगे किसका? पिकल का, तो पिकल के अंदर भी क्या होता है? ऑयल ज़्यादा होता है, हमेशा जो पिकल होता है उसके ऊपर हमेशा एक ऑयल की लेयर रहती है। ठीक है, जैसे ही अगर वो ऑयल की लेयर से पिकल अगर बाहर निकल जाता है थोड़ा सा भी, तो वहाँ पर फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये आप खुद देख सकते हैं घर पे। ठीक है, इसीलिए जो पिकल होता है हमेशा ऑयल की कवर में रहता है, और अगर विनेगर भी है तो प्रोटेक्ट करके रखता है, फूड को प्रिजर्व करके रख सकता है लंबे समय के लिए। ठीक है, उसके बाद है बाय रेडिएशन, सबसे चीप और सबसे यूज़फुल मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है? फूड को पास किया जाता है बाय थ्रू रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन से फूड को पास किया जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो उनकी डेथ हो जाए और फर्दर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? फूड का प्रिजर्वेशन। तो क्या क्या थे स्टेप? सबसे पहले तो लो टेम्परेचर पे फूड को रखा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा था, उनको किल नहीं कर रहा था। उसके बाद पास्चराइजेशन किया, हीट एंड कोल्ड, कैनिंग किया, फूड को प्रोसेस करके कैन में पैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ऑयल एंड विनेगर और रेडिएशन या डिहाइड्रेशन भी किया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस थे जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप किया जा सकता है और फूड को टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, कम से कम 1 to 5 ईयर्स तक के लिए अप्रॉक्सीमेटली हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, टेम्परेचर, फूड या ह्यूमिडिटी मिलता है, वो वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इसीलिए फूड को उनसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। थैंक यू।